नमस्कार, जय हिंद, प्यारे भाइयों बहनों एवं विद्यार्थियों। मेरे चैनल मिशन इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों को लेकर के। जहां तक हम लोग कल प्रश्नों की बात किए थे, ठीक उसी के आगे प्रश्नों को लेकर के चलेंगे और एक-एक प्रश्नों पर हम लोग बेहतरीन चर्चा करेंगे। मेरे भाई साहब, जैसे आपके सामने देखिए प्रश्न आ चुका है, क्या कह रहा है? प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 कथन है और तर्क है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उत्तर दे कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है। और यहाँ पर कथन आपके सामने दिया गया है। कभी आपके सामने एक कथन दिया होगा, कभी दो दिया होगा, या एक ही कथन में बहुत सारी बातें लिख करके दे दिया होगा। लेकिन तर्क के रूप में देखा जाएगा, दो ही तर्क आपको देगा, तर्क फर्स्ट, तर्क सेकंड के रूप में। देखिए प्रश्न दिया है कि स्कूल में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए। ये क्या है मेरे भाई साहब? आपके सामने ये कथन है, आप देख पा रहे होंगे। ये क्या है? ये कथन है। कह रहा है मेरे भाई साहब स्कूल में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए, और तर्क कह रहा है कि नहीं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। आपको मैंने बताया है मेरे भाई साहब, जब कभी कथन तर्क के प्रश्न होंगे तो तर्क में आप देखते होंगे या तो हाँ शब्द का प्रयोग करेगा फर्स्ट में, तो सेकंड में नहीं का प्रयोग करेगा, या तो पहले में नहीं का प्रयोग करेगा, दूसरे में हाँ का प्रयोग करेगा, या दोनों में हाँ का प्रयोग करेगा, या दोनों में नहीं का प्रयोग करेगा। ये मैंने आपको पहचान बता दी है मेरे भाई साहब। कथन तर्क के कभी भी प्रश्न हो तो आपको हाँ नहीं के रूप में जरूर सेंटेंस दिया रहेगा। तो कह रहा है कि स्कूल में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए, और तर्क कह रहा है कि नहीं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। यानी कहने का मतलब है हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, तो क्या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? पढ़ाया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक उसी प्रकार से दूसरा कह रहा है कि हाँ, धर्म की शिक्षा बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म देती है। ये बात पूरी तरीके से सही है, नैतिक मूल्यों को जन्म देती है। यानी हमारे आपके जो भी धर्म है, हमारे जो आपके धर्म है, आप देखते हैं धर्म से हमें नई नई चीजें, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। तो यानी ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि धर्म की शिक्षा बच्चों में नैतिक को मूल्यों का जन्म देती है। ये पूरी तरीके से सही है। नहीं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, इसके कारण पढ़ा जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई साहब। आपका पहला तर्क पूरी तरीके से गलत होगा, दूसरा जो है पूरी तरीके से सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका जवाब निकल करके आ जाएगा कि केवल सेकंड मजबूत है। क्लियर है? चलिए इसी रूप में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है मेरे भाई साहब, यहां भी फिर से देखो तर्क आ चुका है, कथन तर्क। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और जवाब देना है। क्या भर्ती प्रक्रिया में मनोमितीय परीक्षण करना अनिवार्य है? मनोमितीय परीक्षण, ठीक है, मनोमितीय परीक्षण करना अनिवार्य है। अब कह रहा है कि हाँ, हमें इस काम के लिए ऐसे उम्मीदवारों का चयन करना चाहिए जो दबाव की स्थिति में भी स्पष्ट निर्णय ले सके, और दूसरा कह रहा है कि नहीं, यह अधिकतर उम्मीदवारों को अलग कर देगा, अतः बेरोजगारी बनी रहेगी। ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई साहब। मनोमिति अगर आप हैं, आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो आप यानी बेरोजगार रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये पूरी तरीके से बात गलत है। लेकिन पहला कह रहा है कि हाँ, हमें इस काम के लिए ऐसे उम्मीदवारों का चयन करना चाहिए जो दबाव की स्थिति में भी स्पष्ट निर्णय ले सके। ये पूरी बात सही है मेरे भाई साहब। दबाव की स्थिति में भी, यानी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहां पर क्या करना होता है मेरे भाई साहब, आपकी ऐसी ऐसी बातें निकल करके आती हैं, ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वहां पर हमें सही निर्णय लेना होगा। इस रूप में आपका यानी चयन होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई साहब, तो आपका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका जवाब निकलेगा। केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है। चलिए प्रश्न संख्या 17 को देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है और क्या किया गया है, आइए प्रश्न को देख करके समझ करके बताएं। कह रहा है एक विशेष कोड भाषा में SWING को PF लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में SWEAT को क्या लिखा जाएगा? चलिए कोशिश करिए, देखिए क्या बन रहा है मेरे भाई साहब। आप देख सकते हैं कि ये S है 19 पर है, ये P है 16 पर है, -3 है। ये मेरे भाई साहब W 23 पर है, ये 19 पर है, माइनस कितना है? 19 और 4 23, यानी 4 माइनस है। फिर I है मेरे भाई साहब, फिर क्या है? E है। यानी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या किया गया है। आप आसानी से प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो देखें मेरे भाई साहब, यहाँ पर जो बात निकल करके आई है वो निकल करके आई है -3 -4। चलो ठीक है, आपने कहा कि पहले तो -3 कर दिया गया, -3, फिर -4 कर दिया गया, I है -4 कर दिया, 14 2 16 +2 कर दिया, फिर -1 के रूप में कर दिया गया है। इसी को लगा दिया जाए, आपका जवाब निकल जाएगा। -3 करेंगे तो P मिलेगा, अभी सभी में P मिल रहा है। लास्ट में -1 है, देखा जाए लास्ट में माइनस, सभी में S मिल रहा है। ठीक है,
अब ये W है मेरे भाई साहब, -4 करेंगे तो 19, 19 पर देखो S मिलेगा। ये दो ऑप्शन आपके सामने बने, ये आपका दोनों गलत हो गए, ठीक है। अब इन दोनों में देखा जाए सही क्या है। अगला देखें तो क्या है मेरे भाई साहब, आपने देखा E है, E में अगर हम -4 करते हैं तो E में -A मिलेगा। ऑप्शन नंबर D आपका सही होगा, C आपका गलत हो गया। हमें ऑप्शन से ही प्रश्नों को पकड़ करके जवाब दे दिया, आगे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए ध्यान से समझिएगा। कह रहा है मेरे भाई साहब, नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथनों के बाद पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड दिया गया है। कथन की हर बात को सत्य मानते हुए तय करें कि उनमें से कौन सी पूर्वानुमान कथन में अंतर्निहित है। भारतीय नौकरशाह दुनिया में सबसे कम कुशल है। भारतीय नौकरशाह दुनिया में सबसे कुशल है, सबसे कम कुशल है। पिछले कुछ वर्षों में नौकरशाही के कार्य निष्पादन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। क्या ऐसी कोई जानकारी है हमारे पास? गिरावट आई कि आगे बढ़े, क्या ऐसी कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं है। अब आगे कह रहा है कि भारतीय लोक सेवकों को विश्व का बेहतरीन काम टालने वाला माना जाता है। भारतीय लोक सेवकों को, यानी नौकरशाह का मतलब नौकरी पेशा वालों को, लोगों की बात की जा रही है। यहाँ पर लोक सेवा से समझ रहे होंगे कि लोक सेवा यानी सेवक की बात की जा रही है। जैसे हम किसी सर्विस में हो, आप किसी सर्विस में हो जाएं, जैसे आप एसआई बन जाएं, जैसे आप लेखपाल बन जाएं, वीडियो बन जाए, तो आप क्या होंगे मेरे भाई साहब? लोक सेवक हो जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि भारतीय लोक सेवकों को विश्व का बेहतरीन काम टालने वाला माना जाता है। ये पूरी तरीके से गलत है। पहला कह रहा है पिछले कुछ वर्षों से नौकरशाही में कार्य उत्पादकता में गुणवत्ता में गिरावट आई है। मेरे भाई साहब ऐसा नहीं है, हो सकता है गिरावट आई है कि नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं है। हम बहुत अच्छा काम करते हैं, सब अपने लेवल से बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम ही नहीं करते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये हम इसमें डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या गुणवत्ता में गिरावट आई नहीं आई। यहाँ पर कह रहे भारतीय नौकरशाह दुनिया में सबसे कम कुशल है। दुनिया में कब सबसे कम कुशल है ये बात बताई जा रही है, यानी इसका मतलब है मेरे भाई साहब कि अन्य की अपेक्षा हमारी कार्य क्षमता थोड़ी सी कम है। कार्य क्षमता है, जैसे मेरे भाई आप जानते हैं कि विदेशों में देखें, नासा वगैरह में चले जाइए, यहाँ के वैज्ञानिक जा रहे हैं, यहाँ पैसे की कमी के कारण वहाँ लोग चले जाते हैं, कम करते हैं। भारतीय मूल के तो है, लेकिन ये नहीं कह सकते ना कार्य कुशलता में कम है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है आपका पहला भी गलत है। तो क्या बनेगा? पूर्व धारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों में कोई भी अंतर्निहित नहीं है। इसी रूप में आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखो कथन आया है, निष्कर्ष आया है। कह रहा है मेरे भाई साहब सारे छात्र इंजीनियर हैं। क्या है? आइए थोड़ा सा ऊपर कर दें तो आपको दिखने लगेगा। ये देखें, सारे छात्र इंजीनियर हैं। चलिए तेजी के साथ डायग्राम बनाते हैं। ये देखें, सारे जो छात्र हैं ये क्या हैं? आपने कहा कि इंजीनियर हैं। सारे छात्र इंजीनियर हैं, ठीक है। फिर आगे चला जाए तो कह रहा है मेरे भाई साहब कुछ इंजीनियर वैज्ञानिक है। इंजीनियर का कुछ भाग अगर वैज्ञानिक है, यहाँ पर ध्यान से समझे, इंजीनियर का कुछ भाग यहाँ वैज्ञानिक है, तो क्या यहाँ पर वैज्ञानिक नहीं हो सकता? छात्र के साथ बिल्कुल हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। हो सकता है छात्र के साथ हो सकता है वैज्ञानिक के साथ हो। तो मेरे भाई साहब इंजीनियर के साथ हो तो मेरे भाई साहब कल पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि डायग्राम कैसे दो बनेंगे, कैसे एक में समाहित हो जाता है, वही चीज हमने आपको बताया। कुछ वैज्ञानिक विवाहित हैं। वैज्ञानिक का कुछ भाग यहाँ पर क्या है मेरे भाई साहब? आपने कहा कि विवाहित है। वैज्ञानिक का कुछ भाग यहाँ भी तो विवाहित होगा, वैज्ञानिक यहाँ भी है। फिर आगे कह रहा है मेरे भाई साहब कोई विवाहित विधुर नहीं है। कोई विवाहित विधुर नहीं है। कुछ इंजीनियर, हाँ ठीक है, कोई विवाहित विधुर नहीं है। जितने विवाहित है कोई भी विधुर नहीं है, एकदम अलग सा हो जाएगा, ठीक है। विधुर एकदम अलग हो जाएगा, यानी विधुर उसको बोला जाता है जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, उसको विधुर बोला जाता है। जिसका पति, जिस महिला का पति मर जाता है उसे विधवा बोला जाता है। सोचिए, विवाहित के साथ तो नहीं हो रहा है, विवाहित के साथ नहीं हो रहा है, लेकिन एक डायग्राम हम वैवाहिक के साथ यहाँ पर बना सकते हैं। वैवाहिक, इंजीनियर, इन सभी के साथ हम कर सकते हैं, छात्र के साथ मान करके रखिएगा, ठीक है। चलिए, यानी विवाहित को छोड़ करके मेरे भाई साहब अन्य के साथ हो सकता है आंशिक रूप से। अब प्रश्नों का जवाब दे दें। कुछ छात्र वैज्ञानिक हैं, कुछ छात्र वैज्ञानिक है। छात्र का कुछ भाग यहाँ वैज्ञानिक है, यहाँ पर नहीं है, पहले में है और नहीं है। दूसरे की बात करें, कुछ इंजीनियर विवाहित हैं, कुछ इंजीनियर विवाहित हैं। आपने कहा कि इंजीनियर का कुछ भाग यहाँ विवाहित है, यहाँ पर नहीं है। दूसरे में भी है और नहीं की कंडीशन बने। कुछ वैज्ञानिक विधुर नहीं है, कुछ वैज्ञानिक विधुर नहीं है। वैज्ञानिक का कुछ भाग देखा जाए मेरे भाई साहब विधुर नहीं है, ये बात निकल करके आ रही है।
कुछ वैज्ञानिक विधुर नहीं है, यहाँ पर बात सही है, लेकिन मैंने बताया कि कुछ के साथ ऐसे हम विधुर को रख सकते हैं यहाँ पर ये विधुर के रूप में। कह रहा है कुछ वैज्ञानिक विधुर नहीं है, यह बात पूरी तरीके से सही है। और अगला कह रहा है कुछ विधुर वैज्ञानिक नहीं है, अगला कह रहा है कुछ विधुर वैज्ञानिक नहीं है, ये भी बात पूरी तरीके से सही निकल करके आ रही है। चलिए अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या बातें दे रहा है। केवल निष्कर्ष थर्ड आंसर कर रहा है, केवल। अब केवल की बात कर रहा है, केवल फर्स्ट केवल सेकंड, यानी देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड केवल के साथ लगा रहा है, केवल केवल। लेकिन क्या ऐसा है मेरे भाई साहब, अगर हम तीसरे को मानते हैं तो हमें चौथे को भी मानना होगा, सेम कंडीशन में है। अगर हम चौथे को मानते हैं तो तीसरे को भी मानना होगा। ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढिए जो इससे मेल खाता हो। आपका जवाब होगा कि फर्स्ट होगा, निष्कर्ष थर्ड और निष्कर्ष फोर्थ दोनों अनुसरण करते हैं। क्लियर हो गई बात? उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। कभी कभी प्रश्न लगाने के बाद आपको समझना होता है क्या कौन सा जवाब बनेगा। देखिए मेरे भाई साहब, नीचे दिए गए रेखा चित्र में कौन सा एयर क्या है, एयरपोर्ट, रनवे और हैंगर के संबंध को दर्शाता है। तो आप जानते हैं मेरे भाई साहब, एयरपोर्ट है, ये क्या है, इसके लिए यही सबसे अच्छा है। ये क्या है, आपने कहा कि एयरपोर्ट है, ठीक है। एयर क्या है, एयरपोर्ट है। और ये क्या है, आपने कहा कि हैंगर है। और ये क्या है, आपने कहा कि रनवे है। यानी एयरपोर्ट में हैंगर अलग होगा, रनवे अलग। रनवे वो होगा जहां पर मेरे भाई साहब तेजी के साथ एरोप्लेन हमारी रन करके उड़ जाती है, ठीक है। और लेकिन हैंगर क्या है, जहां पर इनके रखने का स्थान होता है। जैसे हमारे लिए गाड़ी अगर हमारे पास है, हम गैराज में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से एरोप्लेन है तो हैंगर में उसको रखा जाता है। हैंगर का टांग नहीं दिया जाता, हैंगर जो टांगने वाला, हैंगर बोला जाता है जहां पर इन विमानों को रखा जाता है, उस जगह को हैंगर बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे उचित डायग्राम ऑप्शन नंबर बी है और कोई नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं, 21 से लेकर के 23 तक प्रश्नों को समझते हैं। ध्यान से देखिए मेरे भाई साहब। कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित इनपुट उनके पुनर्विन्यास का एक उदाहरण है। सभी संख्याएं 2 अंकों की है। जैसे अब देखिए आपके सामने इनपुट दिया गया है। इनपुट क्या दिया गया है, 92, 27, 35, 64, 24, 87, 28 और 39 दे दिया मेरे भाई साहब। ये आपके सामने इनपुट है। और इसका जो आउटपुट प्राप्त हुआ है वो लास्ट चरण में प्राप्त हुआ है। किस रूप में प्राप्त हुआ है आप देख सकते हैं मेरे भाई साहब, किस रूप में। तो आप देखिए यहाँ 27 है, यहाँ 24 है, यहाँ 35 है, 28 है, 39 है, 87 है, 92 है। यानी आरोही क्रम अवरोही क्रम किसी क्रम में मामला समझ में नहीं आया। लेकिन और सोचा जाए मेरे भाई साहब तो आप देख सकते हैं यहाँ से 27 से लेकर के यहाँ तक 87 तक 1 2 3 4 जो अंक हैं ये विषम है और ये जो 4 है ये सम है। सम और विषम की बातें देखने को मिल रही है। अब इस सम विषम से कैसे प्रश्न को लगाया है, क्या किया गया है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। जैसे पहले चरण की बात करें तो उसने क्या किया है, पहले चरण में 27 को लिया है, ठीक है। पहले चरण में 27 को लिया है और पहले ही चरण में देखा जाए तो इधर 92 कर दिया है। यानी सबसे छोटा विषम संख्या, सबसे छोटा सम संख्या पहले ही चरण में बात निकल करके आ गई हमारी, ठीक है। पहले चरण में उसने विषम को आगे लिया, सम को पीछे कर दिया, ठीक है। यानी ये पहले चरण की बात है। अब दूसरे चरण में क्या कर रहा है, अब देखो 27 से बड़ा जो है वो क्या है मेरे भाई, आपने कहा कि 35 है। 27 से बड़ा क्या है, आपने कहा कि 35 है। 35 को उसने लिया और यहाँ पर देखो 92 से छोटा 64 है। यानी विषम में बढ़ रहा है और सम में घट रहा है। विषम में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और सम में क्या हो रहा है, घट रहा है मेरे भाई साहब। इस रूप में अब देखा जाए तो आप बता सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो जवाब बना है दूसरे चरण में वो क्या बना है, 35 बना है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 64 बना है। 2 चरण हो गए। तीसरे की बात करें, देखिए 35 के बाद उसने 39 लिया है, यहाँ पर 28 लिया है। 64 से छोटा जो होगा वो 28 लिया है। यानी आपने क्या कहा मेरे भाई साहब, आपने कहा कि यहाँ पर 39 ये आपका तीसरा चरण बना और 28 आपका ये तीसरा चरण बन गया। और अपने आप स्वतः फिर बचा क्या, 24 और 87 बचा है। अपने आप 24 लास्ट में चला गया इधर और ये 87 इधर आ गया। तो 4 चरण में अपने आप का मतलब 4 चरण में ये मामला पूरी तरीके से कंप्लीट नजर आ रहा है। क्लियर है मेरे भाई साहब। यानी विषम संख्या को पहले, सम संख्या को बाद में ले लिया, बाकी सारी चीजों को उतार दिया। उम्मीद करता हूं कि उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गया। किस रूप में मेरे भाई, तो आप देख सकते हैं इसको इस रूप में, इसको इस रूप में रखता चला गया है, ठीक है। विषम संख्याएं हमारी छोटे से बड़े की क्रम में बढ़ रही हैं और बड़े से सम संख्याएं मेरे भाई साहब किस क्रम में, आपने कहा कि यहाँ पर देखा जाए तो आरोही क्रम में है, ये भी आरोही क्रम में है। क्लियर हो रहा है।
उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। आइए प्रश्नों पर चलते हैं तो बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे आपके सामने प्रश्न आया है मेरे भाई साहब, प्रश्न क्या मिला है, ऊपर के चरणों में लागू के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए इनपुट के लिए तीसरा चरण होगा। तो बताइए मेरे भाई साहब, सम और विषम की बातें हैं। चलिए आइए सम पर चलते हैं या विषम पर चलते हैं। किसी में एक को देखते हैं, सम संख्याएं कौन कौन सी हैं। 46 है, एस लिख दिया ताकि आपको पता रहे ये सम विषम क्या लेना है। ये क्या है मेरे भाई साहब, आपने कहा कि सम संख्या सम संख्या सम संख्या, और क्या है सम संख्या, 4 सम संख्याएं हैं। चलिए सम और विषम की बात करेंगे। बताइए विषम संख्या में सबसे छोटी 39 है, 71 है, 29 है, यानी आपने कहा कि ये आपका पहला चरण है। ठीक है, अब पहले चरण में अगर सम की बात करें तो आप देखिए मेरे भाई साहब 46, 58, 98, यानी छोटा हमने विषम लिया तो सबसे पहला चरण ये आपका बन गया सम में। दूसरे चरण की बात करें तो 29 से बड़ा देखा जाए तो 29 से बड़ा देखें मेरे भाई साहब तो आपने कहा कि 39 है। 39 कहां चला जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा मेरे भाई साहब, तो ये अपनी जगह पर सिट रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं सम को पहले विषम को छोटे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो बताओ मेरे भाई साहब, जैसे हम उतारेंगे सेम ये दूसरा चरण अपने आप अपनी जगह पर सेट हो रहा है। ठीक है, और दूसरे चरण में अगर हम सम संख्या की बात करें, 98 से छोटा देखा जाए मेरे भाई साहब तो आपने कहा कि 98 से छोटा आपका 58 है, ये दूसरा चरण बन गया। अब तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में देखिए मेरे भाई साहब क्या होगा, ये आपको विषम है। चलो 2 चरण तक की बातें हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं देख लीजिए, आपको लिखाने का तरीका और सब कुछ बता रहा हूं मेरे भाई साहब। तो बताइए पहले चरण में यहाँ पर 29 होगा, 29 के बाद मेरे भाई साहब सारी चीजों को सेम उतारते चलिए। पहले चरण में 98 को छोड़ दीजिए, आपने कहा कि ये 39 हमने उतार दिया। ठीक है, ये पहला चरण हमारा हल हो रहा है, सॉरी दूसरा चरण हल हो रहा है, या पहला ही हल कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला ही हल कर लो तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। आ जाओ मेरे भाई, समझ लो आराम से धैर्य के साथ, चीजें हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाए। पहले चरण में 29 को लिया है, फिर 39 लिखा, 46 लिखा, फिर उसके बाद 98 लिखा, नहीं सॉरी 98 तो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है, बाद में चला गया। 58 लिया, 71 लिया, 79 लिया, 42 लिया, 42 के बाद क्या ले लिया, 98 ले लिया। ये आपका पहला चरण बन करके तैयार है। दूसरे चरण में क्या करेंगे, आपका जवाब होगा कि दूसरे चरण में यही देख लो मेरे भाई साहब, अगर हम विषम की बात करें तो ये अपने आप सेट है। दूसरे चरण में आपने कहा कि ये दूसरे चरण में अपने आप सेट हो रहा है। देखो 29, 39, ठीक है, लेकिन सारी चीजें हम सेम उतारेंगे। 98 से छोटा देखें तो 58 है, ये आपका दूसरा चरण बन रहा है। आपने कहा 46 लिया, 71 लिया, 71 के बाद 79 ले लिया है, यही तो लेंगे, हाँ 79 लिया, 79 के बाद हम 42 लेंगे, 42 के बाद यहाँ पर 98 होगा, 98 के बाद यहाँ पर 58 होगा। ये 2 चरण तक की बातें हमारी कंप्लीट हो गई। अब तीसरे चरण की बात करें तो बताइए 39 से बड़ा विषम क्या है। 39 से बड़ा देखा जाए मेरे भाई साहब तो आपने कहा कि 39 से बड़ा 71 है, 79 है, आपने कहा तीसरा चरण आपका ये बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी 29, 39, फिर क्या आ जाएगा 71, 46 अपनी जगह पर यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब 58 से छोटा देखा जाए तो 58 से छोटा यही 46 उधर चला जाएगा। ठीक है, ये आपका तीसरा चरण 46 यहाँ पर बन गया, कहाँ चला जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। 79 ले लिया, 42 ले लिया, 42 के बाद 98 ले लिया, 58 ले लिया, और क्या ले लिया 46 ले लिया है। तो मेरे भाई क्या देख पा रहे हैं, ऐसा कोई ऑप्शन बना है आपके सामने, आप देख सकते हैं मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन, आपने कहा बी तो गलत हो गया, बी गलत हो गया है तो क्या ऑप्शन बनेगा, आप देखिए 4 आपके सामने बन रही है बातें, 1 2 3 4, तो आप देखिए लास्ट में देखिए 46 मिलना चाहिए, आपने कहा कि तीसरे में नहीं मिल रहा है, ये भी आपका गलत हो गया, यानी दूसरा तीसरा गलत बचा, क्या पहला और चौथा। पहले में मिला लिया जाए मेरे भाई साहब 71 42, देखो 71 के बाद 42 नहीं मिल रहा है, यानी कहने का मतलब ये मामला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। देख लो 29 39 71 मिल रहा है, फिर 79 42 मिल रहा है, 98 58 46 मिल गया, ऑप्शन नंबर डी के रूप में आपका जवाब निकल करके आ गया। ठीक उसी प्रकार से आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है मेरे भाई साहब। ऊपर दिए गए चरणों में कह रहा है मेरे भाई साहब कि चौथे चरण में कौन सा तत्व बाएं सिरे से दूसरे दूसरे दाईं ओर होगा। अब आपको पता चल गया मेरे भाई साहब, सबसे पहला चरण क्या बन रहा है, तो आपने कहा कि सबसे पहला जो चरण है हमारा क्या बन रहा है, आपने कहा कि पहला ये बना, दूसरा क्या बना, आपने कहा कि पहले में ये बन गया। ठीक है, सब विषम।
अब दूसरे की बात करें तो आपने कहा कि दूसरा अपने आप जगह पर सेट हो रहा है, विषम संख्या दूसरा सेट हो गया, दूसरे के बाद 98 के बाद क्या लेंगे 58 लेंगे, ये आपका दूसरा चरण बन करके तैयार है। तीसरे की बात करें 39 से बड़ा देखा जाए तो 39 से बड़ा देखें तो मेरे भाई साहब 71 मिला, या आपने तीसरा चरण लिया, और 58 से छोटा देखा जाए तो आपने कहा कि ये तीसरा चरण बन गया। तीसरे के बाद अगर हम चौथे चरण की बात करें तो आपका जवाब होगा चौथे चरण में यही दो बच्चे हैं, चौथा चरण आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्या होगा, आपने कहा कि चौथा चरण आपका ये बनेगा, चौथा आपका ये बनेगा, इसी को रख देते हैं मेरे। बस ये 39 के बारे में आपको भ्रम हो रहा होगा क्योंकि अपने आप अपनी जगह पर सेट हो रहा है। तो जो चौथा चरण आपका बना है वो क्या बना है, सबसे पहला चरण विषम की अगर हम बात करें तो आपने कहा कि 29 होगा, फिर दूसरे में ये आ जाएगा, अपने तीसरे में आपने कहा कि 71 हो गया, चौथे में आपने कहा कि 79 हो गया। अगर हम सम की बात करें सबसे बड़ा तो आपने कहा कि 98, दूसरे की बात करें 58, तीसरे की बात करें तो 46 ये तीसरा, और चौथे की बात करें तो 42, ये आपका चौथा चरण बन करके तैयार है। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, चौथे कौन सा तत्व तो बाएं सिरे से दूसरे, बाएं सिरे से, बायां आपका इधर होगा, दायां आपका इधर होगा, बाएं से दूसरे यानी 39 आ गया, ठीक है। बाएं सिरे से दूसरे दाईं ओर से तीसरा, बाएं सिरे से दूसरे के दाईं ओर तीसरा, मतलब दाईं ओर से तीसरा 58 ये दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उसका कहने का मतलब बाएं सिरे से दूसरे दाईं ओर से तीसरा, तो यहां से दाहिना हाथ 1 2 3 98 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका जवाब निकल करके आ गया। उम्मीद करता हूं कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। यानी कह रहा है कि बाएं सिरे से दूसरे के दाएं और तीसरा कौन है, के दाएं और तीसरा कौन है, 98 के रूप में ऑप्शन नंबर सी आपका बन करके तैयार हो गया। और चलते हैं इसी रूप में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, फोर्थ में बाएं सिरे से तीसरे और दाएं सिरे से चौथे स्थान के तत्वों के बीच क्या अंतर, अंतर क्या है। आहा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, फटाक से तेजी के साथ सम विषम की बातें हैं उसको रख लीजिए, आप रख सकते हैं। ये आपका पहला चरण है, ये आपका दूसरा चरण था। तीसरे की बात करें तो आपने कहा कि आपका तीसरा ये है, चौथा ये है, इसी रूप में पहला ये था, दूसरा ये था। तीसरे की बात करें तो आपने कहा तीसरा ये है, चौथा आपका ये है, ठीक है। फिर इसको रख लेते हैं, चलिए देख लीजिए मेरे भाई सब कैसे रखेंगे। चौथे चरण की बातें फिर कर रहा है, आपने कहा कि 29 लिया, 39 अपनी जगह पर सेट है, 39 के बाद तीसरे चरण में 71 है, 79 है, 98 है, 98 58 है, और फिर 46 है, फिर क्या है 42 है। सारे चरण आ गए आपके। तो कह रहा है मेरे चार में बाएं सिरे से तीसरे, बाएं सिरे से तीसरे 71 मिल गया, और दाएं सिरे से चौथे, दाएं सिरे से 1 2 3 4 ये मिल गया चौथे। इनका अंतर क्या है मेरे भाई साहब, 98 में 71 को घटा दिया जाए तो 7 मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 27 के रूप में ऑप्शन नंबर सी के रूप में जवाब निकल करके आ गया। क्लियर है मेरे भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी के रूप में जवाब बन करके तैयार हो गया, 27 होगा, ठीक। ये पूछा था आपसे। तो प्रश्न आपने देखा कितना आसान है, कितने आसानी से आपने कर लिया। अब आपके सामने देखिए जो अगला प्रश्न आया है, ये देखो ध्यान से समझो मेरे भाई। देखिए प्रश्न आया है, ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है, कौन सा डॉट, ये वाला डॉट, ये किसमें है। आपने कहा कि 1 2 3 4 5 ये यानी पंचभुज में दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज में है, यानी पंचभुज और त्रिभुज में है। और जो अगला गोला है यानी ये वृत्त है, ये किसमें है, ये सर्कल है, ये तीनों में मिला करके है। ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढिए जिसमें मिल जाए मेरे भाई साहब त्रिभुज और पंचभुज में देखने को मिले। पहले तो देख लिया जाए, त्रिभुज और पंचभुज की बात करें तो मेरे भाई कहाँ मिल रहा है, आपने कहा कि एक यहाँ मिलेगा, ये डी ऑप्शन में यहाँ पर, एक यहाँ पर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी के रूप में आपका जवाब तैयार है। ठीक उसी प्रकार से हम अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न देखा जाए क्या है मेरे भाई साहब। आप देखिए कह रहा है, प्रश्न पहले पढ़ लिया जाए। प्रश्न, चित्र में दिए गए प्रतिमान में कौन सा विकल्प चित्र अंतर्निहित है। अब अंतर्निहित है चित्र में, अब देख लीजिए मेरे भाई साहब, ये जो आपके सामने आकृति दी गई है, ये किस ऑप्शन में कहां से दिखाई दे रही है, आप चेक करके बताएं और देखें मेरे भाई साहब कहां पर मिल रहा है। कोशिश करें और देखें, शायद कहीं ना कहीं ये बात निकल करके आ रही हो और समझ में भी आ रही हो। चलिए दिखाइएगा किस ऑप्शन में है, ये किस ऑप्शन में अंतर्निहित है, यानी ये आकृति, प्रश्न आकृति, इन चारों में बताना किसमें छिपी हुई है, यही आपको बताना है। देख करके बताएं तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है,
ए में नहीं है, और आगे देखा जाए बी सी डी में तो आपने कहा कि सी में भी नहीं है, और किसमें आपने कहा कि यहाँ पर भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी के रूप में बनेगा। देख लीजिए कहाँ से है, तो ये देखिए मेरे भाई साहब हम लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो आपके सामने पूछा गया है वो देखिए ये पूछा गया है, ये हूबहू आकृति हमने यहाँ पर बना दी है, ये बन गया। देख लीजिए मेरे भाई साहब पूरी की पूरी आकृति क्या सेम मिल रही है। आपका जवाब होगा कि हाँ सर पूरी तरीके से मिल गया ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है, बस आपको ढूंढ करके देखना होगा। आगे चलते हैं। अब कह रहा है मेरे भाई साहब, प्रश्न पढ़िए। कह रहा है कि राम बिंदु ए से पूरब की ओर 5 मीटर चलता है। अरे कितना आसान सा प्रश्न है। देखो मेरे भाई साहब एक बिंदु है, राम 5 मीटर यहाँ पर चलता है ए से, ठीक है। चलो कहां से चला है, ए से। ए से पूरब में 5 किलोमीटर चलता है, अपने बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ने का मतलब किधर मेरे भाई साहब, ऊपर की तरफ मुड़ा है और 10 किलोमीटर चला है। फिर आगे चलें तो फिर आगे कह रहा है वह फिर अपने बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ने का मतलब इधर मुड़ा और 2 किलोमीटर चल गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि दाएं मुड़ता है, दो बाएं मुड़ा 2 किलो और चलकर, अपने बाएं मुड़कर और 2 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंच जाता है। दाएं मुड़ने से पहले बिंदु सी पर पहुंच जाता है, फिर वह 4 किलोमीटर चलता है। यानी दाएं मुड़ करके कितना चला, आपने कहा कि 4 मीटर चला, यहां तक पहुंच आया, ठीक है। चला और बिंदु डी पर पहुंच जाता है, तो आपने कहा कि यहां पर डी बिंदु है, वहां पर पहुंच जाता है। अगर ई बिंदु डी और सी के मध्य है, डी और सी के मध्य है, अगर ई बिंदु डी और सी के मध्य है, यानी यहां पर ई है, डी और सी के मध्य है, तो बिंदु ए से ई तक उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। आइए देखते हैं मेरे भाई साहब, इसकी दूरी निकालते हैं। पहले तो काउंट कर लिया जाए। आपका जवाब होगा 10, 5, 15, 15, 2, 17, 17, 2, 19। क्या मेरे भाई 19 किलोमीटर दिया है? आपने कहा कि हाँ, पूरी तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपके सामने 19 किलोमीटर दिया है और पूरी तरीके से हमारा जवाब निकल करके आ गया। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। 19 किलोमीटर, बोलो बात समझ में आ गई। चलिए बहुत अच्छी बात है, और आगे चला जाए मेरे भाई साहब। अगला प्रश्न क्या है उसको देख लिया जाए। अब प्रश्न देखिए फिर से आया है मेरे भाई साहब, कथन पढ़ना, कथन पर्याप्तता का प्रश्न है, डाटा सिक्वेंसी का प्रश्न है। अब इसको लगाया जाए मेरे भाई, ठीक है। आइए देखते हैं जवाब क्या बनता है। बार बार देखते हैं, हर रोज देखते हैं कैसे प्रश्न बन रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उनकी चर्चाएं हो रही हैं। मेरे भाई सब कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी में कौन सा तीसरा सबसे बड़ा है। में तीसरा सबसे बड़ा है, तीसरे स्थान पर आने वाला। टी पी से बड़ा है, जो वी से बड़ा है। जो टी है मेरे भाई साहब, टी पी से बड़ा है। देखो टी जो है, पहला जो कथन है वो क्या कह रहा है, ये जो टी है किससे बड़ा है, पी से बड़ा है, ठीक है। अब आगे कह रहा है जो वी से बड़ा है। जो शब्द का प्रयोग सदैव बाद वाले के लिए, जो वी से बड़ा है, इसका मतलब भी यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके नीचे होगा, छोटा होगा। लेकिन हम डिसाइड नहीं कर सकते ना कि कौन तीसरे स्थान पर आ रहा है। ये पता नहीं किस स्थान पे आ रहे हैं, 5 लोग हैं, नहीं पता। लेकिन अगर दूसरे कथन की बात करें, दूसरा कथन कह रहा है मेरे भाई साहब पी क्यू से बड़ा है। पी जो है मेरे भाई साहब कहाँ है, पी जो है क्यू से बड़ा है, ठीक है। आर केवल एस से बड़ा है, आर केवल एस से बड़ा है। जो आर है मेरे भाई साहब वो केवल एस से बड़ा है, बाकी सभी से छोटा है, ठीक है। बाकी सभी से छोटा है, आर केवल एस से बड़ा है, बाकी जितने भी लोग हैं इससे सब बड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न समझा जाए मेरे भाई साहब, तीसरा सबसे बड़ा कह रहा है, ना हमें पहले से जवाब मिला ना हमें दूसरे से जवाब मिला। अब हम दोनों कथनों को मिला करके जवाब देने का प्रयास करेंगे। आइए देखता हूं मेरे भाई साहब, कथन फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर क्या करेंगे, मिलाकर जवाब देंगे। आप भी थोड़ा सा प्रयास करें, देने का जवाब देने का प्रयास करें, देखिए क्या बन रहा है। आइए देख लेता हूं मेरे भाई क्या है। कह रहा है कि टी पी से बड़ा है। ये जो टी है मेरे भाई साहब कौन है, आपने कहा कि पी से बड़ा है। जो वी से बड़ा है, जो शब्द का प्रयोग किसके लिए, यानी पी के लिए हुआ है। पी क्यू से बड़ा है। पी जो है मेरे भाई साहब क्यू से बड़ा है। पी कौन है, आपने कहा कि पी क्यू से बड़ा है, तो क्यू यहाँ पर हो सकता है, क्यू यहाँ पर भी हो सकता है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। और कह रहा है मेरे भाई साहब आर केवल एस से बड़ा है। आर केवल एस से बड़ा है, तो आर जो है मेरे भाई साहब केवल एस से बड़ा है, इतना तो पता चल गया। आर केवल एस से बड़ा है। 5 लोगों की बातें थी। अब देखा जाए 5 लोगों कौन कौन से हैं। ये देखिए पी क्यू आर एस टी, देखो पी आया, क्यू आया, आर आया, एस आया, टी आया। देखा जाए 5 लोग हैं, ठीक है।
पहले स्थान पर ये आ रहा है, दूसरे पर ये आ रहा है, तीसरे पर हो सकता है क्यों आ जाए या हो सकता है वी आ जाए। क्यों और वी के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते, हो सकता है क्यों इससे बड़ा हो सकता है क्यों इससे छोटा हो। अगर छोटा हो गया तो तीसरे स्थान पर वी आ गया, अगर बड़ा हो गया तीसरे स्थान पर क्यों आ गया। हम कैसे डिसाइड करें कि कौन होगा, तो आपका जो ऑप्शन बनेगा दोनों को मिला करके भी जवाब नहीं दिया जा सकता है, ये आपका ऑप्शन बना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपने आसानी से कर लिया। चलिए, दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष अक्षरों का चयन करें जिसे पहली जोड़ी के संबंध में अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखा जाए ये ई है, ये डी है, यानी -1 हुआ है। ये जी है, ये क्या है, ई है, यानी कितना हुआ है, -2 हुआ है। ये आई है, ये जी है, यहाँ भी -2 हुआ है। उसी रूप में यहाँ पर -1 करेंगे मेरे भाई साहब तो क्या है, के है, के 11 पर आता है, इसके 1 कम कर देंगे तो जे मिल जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में जे है, आपने कहा कि सी और डी में है, दो में मिल रहा है अभी। अब देखो यहाँ -2 करो, एम मिलना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका डी बन करके तैयार है और कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, फटाक से जवाब मिल गया। चलिए आगे चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखो, इंडोनेशिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से अलग है। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से अलग है। मेरे भाई साहब जर्मनी कहाँ है, आप जानते हैं जर्मनी कहाँ है, आप जानते होंगे मेरे भाई साहब, जर्मनी जो है ये यूरोप में है। कहाँ पर है, यूरोप महाद्वीप में है। और इटली कहाँ है, आपको मैंने कैलेंडर पढ़ाते समय ही बता देता हूँ कि रोम में, यानी किसका जन्म हुआ था, ग्रिगोरियस साहब का जन्म हुआ था। रोम कहाँ है, इटली में है। ठीक है, इटली कहाँ है, यूरोप में है। और फ्रांस भी कहाँ है मेरे भाई साहब, यूरोप में है। लेकिन इंडोनेशिया जो है वो अपने एशिया में है, एशिया महाद्वीप में है। तो अलग क्या दिखा, यानी कहने का मतलब फ्रांस, इटली, यूरोप, ये क्या, फ्रांस, इटली और जर्मनी ये तीनों यूरोप महाद्वीप में है और बाकी है इंडोनेशिया कहाँ है, अपने यहाँ यानी एशिया महाद्वीप में है। अलग क्या मिला, ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। और आगे चले देखें, ये देखो, ये अब तक का सबसे बेहतरीन प्रश्न है मेरे भाई साहब। आप मिसिंग नंबर यानी लुप्त अक्षर निकालना सीखें, ये सीरीज का प्रश्न है और निकाल करके देखें क्या बन रहा है मेरे भाई। कुछ न कुछ जवाब बनेगा, जरूर बनेगा, कुछ न कुछ जवाब जरूर आएगा। वो क्या आएगा आपको तय करना होगा। चलिए देख लीजिए, तो बहुत ही अच्छा सुपर प्रश्न है मेरे भाई साहब। देखिए, एक है 8 है 216 है, आगे क्या है, प्रश्न क्या किया गया है। अभी आप देखेंगे तो मेरे भाई साहब 1 1 8 फिर 216, फिर तो ये बहुत आगे बढ़ गया। ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा आगे जाएगा। इसका मतलब है मेरे भाई साहब ये गुना हो सकता है किसी संख्या का, स्क्वायर हो सकता, क्यूब हो सकता है, ऐसा कुछ यहाँ पर किया गया होगा। सोच समझ करके जवाब दो मेरे भाई साहब, सोचो क्या होगा अगर हम इसको 1 का क्यूब करें। मेरे भाई साहब क्या करते हैं, आपने कहा कि 1 का क्यूब करें तो मिल गया। फिर आगे देखें मेरे भाई साहब, आगे हम क्या कर सकते हैं, आपने कहा कि इसको भी हम 1 का क्यूब कर दें। फिर ये किसका क्यूब है, आपने कहा कि ये 2 का क्यूब है। फिर इसकी बात कर लीजिए कितने का क्यूब है, आपने कहा कि 6 का क्यूब है। यानी 1 1 2 6, 1 एकन्नम 1, 1 2 का 2, 2 3 6 मिल रहा है, 6 चौका 24, बिल्कुल सही है। ये देखिए यहाँ पर 1 का गुना किया गया, 1 एकम 1, यहाँ पर 1 गुना 2, 2 का गुना, यहाँ पर 2 3 6, 3 का गुना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुना 4 करेंगे, 6 चौका 24, यानी 24 का जब क्यूब करेंगे तो देखिए क्या बन रहा होगा, यानी प्रश्नवाचक पर ऐसे कोई संख्या बन करके आएगी, वो क्या बन करके आएगी, इसी को समझ करके जवाब दो मेरे भाई साहब। क्या बनेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जवाब बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर, हाँ बिल्कुल सही है, 13,824 के रूप में बनेगा। 824 यानी 24 का क्यूब कर देंगे, यही बनेगा। ठीक है, 24 का क्यूब करेंगे, यही बन करके आएगा। आप चाहें तो करके देख सकते हैं, 24 गुना 24 गुना 24 कर लीजिए, आपका जवाब निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के रूप में जवाब आ गया। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इनके हमने क्यूब किए, ये देखो 1 का क्यूब 1 का क्यूब, 2 का 2 का, फिर उसके बाद इसमें गुना किया, 1 का गुना 2 का गुना 3 का गुना 4 का गुना करने के बाद 24 इसका क्यूब कर दिया, जवाब निकल करके आ गया। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है मेरे भाई साहब। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिए गए विकल्पों में से असंगत को पहचाने। चलिए ठीक है मेरे भाई साहब, 7 3 10, 10 4 14, ठीक है, ये देखो +3 है +4 है, ठीक है, 2
प्लस 3 है प्लस 4 है। यहाँ पर देखें ये सब 15 प्लस 2 है प्लस कितना है, आपने कहा कि 17, 3 21 है प्लस 3 है। यहाँ पर देखें s 19 3 22 प्लस 3 है 22 4 26 प्लस 4 है। कुछ अंतर मिला, 3 4 3 4 3 4 एक में कर दिया 2 3। ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका जवाब आ गया। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक विशेष कूट भाषा में CUSTOM को PQUT WF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में SECRET। चलिए फटाफट तेजी के साथ करने का प्रयास करें, देखिए कुछ बन रहा है। आप देख सकते हैं M है P है, चलो C से यहाँ पर P बहुत लंबा गैप दिखा लेकिन M से यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप नहीं दिखा, तो क्या हुआ है 13 3 16 हुआ है, यानी प्लस 3 हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर ये 15 है, ये कितना बढ़ा है 15 2 17 प्लस 2 बढ़ा है। फिर ये T है मेरे भाई साहब, ये कितना बढ़ा है, आपने कहा कि प्लस 1 बढ़ा है। फिर ये मेरे भाई साहब S है, ये क्या है T है, आपने कहा कि फिर देखा जाए तो ये S 19 है, ये कितने पर है 20 पर है, तो फिर यहाँ पर प्लस 1 हो गया। U है ये 23 है प्लस 2 हुआ है, फिर आगे देखें तो प्लस 3 हुआ है। कुछ बात समझ में आई, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी पहले 3 2 1 फिर 1 2 3 के रूप में, तो इस रूप में आप ऑप्शन लगाएंगे तो आपका बनेगा प्लस 3 करो मेरे भाई 19 3 22 22 पर सॉरी अरे यहां से करना टी 20 3 23 23 पर क्या आना चाहिए, आपने कहा डब्ल्यू अभी सभी में है, टी है मेरे भाई 3 फिर जोड़ना है 20 3 23 23 सॉरी एस है 3 यानी कि 19 3 22 22 के रूप में बी मिलना चाहिए। आपको ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, बाकी बच्चे कितने 3। अब देखो यहाँ पर डब्ल्यू है जी है एस है, यहाँ पर एस है यहाँ पर एस है यहाँ पर डी है, यही से क्लियर कर लें तो बी का भी क्लियर हो जाए। तीसरे अक्षर में एस आना चाहिए आर एस, यानी कहने का मतलब बी भी गलत हो गया। अब आपके सामने दो बचे, एस मिल गया, एस के बाद देखो जी और डी, यही से क्लियर हो जाना है। चौथे अक्षर की बात करें तो आपने सी कहा, सी में कितना जोड़ना है एक जोड़ना है, डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका जवाब आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो गया। देखो ऑप्शन से हमने कर दिया, कैसे कर दिया वो आप देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं मेरे भाई साहब। चलिए आगे चलते हैं, फिर कथन और पर्याप्तता के प्रश्न है, यानी डाटा सफिशिएंसी के प्रश्न है। आ जाइए मेरे भाई साहब, डाटा सफिशिएंसी में प्रश्नों को देख लिया जाए, या तो इसको होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा, कल की क्लास में यहाँ से फिर हम पुनः चर्चा करेंगे और सारे प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है, इतने प्रश्नों को आप लगा लीजिएगा। ये आपके सामने प्रश्न है, कह रहा है कि 5 मित्र CDEF जी एक पंक्ति में बैठे हैं, पंक्ति के बाईं ओर पर कौन बैठा है, पहला दिया दूसरा दिया, लगाइएगा, लगा करके सोचिएगा क्या हमारा जवाब बनेगा। बाकी हमारी चर्चा यहीं से होगी। किस प्रश्न से, आप प्रश्न भी देख लीजिए मेरे भाई साहब। प्रश्न संख्या जो आया है वो आया है आपके सामने 33। तो 33 से लेकर के प्रश्नों को आगे बढ़ेंगे और कल की क्लास में इन सभी बातों पर हमारी आपकी चर्चा होगी। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी, समझ में आया होगा, आप समझ गए होंगे कितनी तेजी के साथ प्रश्न होते हैं, कैसे होते हैं। तो इसकी चर्चा कल की क्लास में नेक्स्ट करेंगे, कल दोबारा फिर से इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद।